पॉजिटिव उन्होंने बात की कि इख्तिताम जो है वो अच्छी डील पे होगा, यानी वो पॉजिटिविटी रख रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि वक्त भी बहुत कम रह गया, यानी हम कह सकते हैं मलिक साहब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्लैकमेलिंग वाले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बाजू मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ईरानियंस का, और उनको डरा रहे हैं कि आपने अगर ये टर्म्स के ऊपर डील नहीं की तो बॉम्बिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं नरम किसी डील के ऊपर एग्री नहीं करूंगा। ग्रेट डील जिसको वो कह दें ग्रेट डील से मुराद वो ये ले रहे हैं कि जो चीजें 2015 में वो जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो न्यूक्लियर वाली डील थी उससे हटकर कुछ मजीद कंसेशन ईरान को देनी पड़ेंगी, और मुझे लगता नहीं है कि ईरान ने वो कंसेशन देनी है। तो ये जितनी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये ऊंची ऊंची आवाज में इंटरव्यू देके या अपनी पब्लिक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करते हैं, ये पॉस्चरिंग है बड़ी जारहाना किस्म की ईरान के खिलाफ। इसीलिए अब रद्द-ए-अमल में ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं उनकी तरफ से भी और ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अंडर प्रेशर आएंगे अपने अवाम से, तो वो भी सख्त पोजीशन लेते हैं। वो कहते हैं कि हम टीम ही नहीं भेजेंगे, बात ही नहीं करेंगे। तो लेकिन मेरा अपनी एक्सपेक्टेशन ये है कि टीम शुड बी हियर लेटर टुनाइट और समटाइम टुमारो, और बातचीत आगे चलनी चाहिए। ये सिर्फ ईरान का मफाद नहीं है, ये अमेरिका का भी मफाद है। इस वक्त दोनों का मफाद इसमें जुड़ा हुआ है, पूरे यूरोप का मफाद इसमें जुड़ा हुआ है, पूरे मिडिल ईस्ट का मफाद इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें से कोई एक भी मुल्क या खिता ऐसा नहीं है जिसका इसमें मफाद नहीं हो कि ये मामला किसी डील के ऊपर, किसी एमिकेबल सोल्यूशन के ऊपर खत्म हो जाए। अगर नहीं होता तो अमेरिका ये खुद को नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर असरात नहीं आएंगे। वो जो ट्रंप साहब शुरू में कहते थे ना कि हमारा तो एक ऑयल टैंकर भी नहीं गुजरना हॉर्मोज से अंदर, वो ठीक कहते हैं। वो ऑयल अब अपनी जरूरत के मुताबिक खुद पैदा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेंट की प्राइसेस बढ़ती हैं या मिडिल ईस्टर्न ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, वैसे ही WTI की प्राइसेस ऊपर चले जाती हैं। ये मार्केट बेस्ड फिनोमेना, और ट्रंप अपने आप को इससे बचा नहीं पाएंगे। और दूसरा, उनके जितने इत्तेहादी हैं इस खिते के अंदर भी, UAE की पिछले 2 रोज से खबरें चल रही हैं कि उनको डॉलर के ऊपर प्रेशर चल रहा है। तो वो हो सकता है कि वो चाइनीज करेंसीज में कुछ ट्रेड डील करना शुरू कर दें, चाइना या किसी और के साथ। तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी मौत है कि आप डॉलर को छोड़ के चाइनीज करेंसी में सेटलमेंट की तरफ चले जाएं। तो ट्रंप को इस चीज का बहुत अच्छे से इदराक होगा, नहीं भी होगा तो उसके ट्रेजरी और फाइनेंस के लोग उसको ब्रीफ कर रहे होंगे कि हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है। तो ये प्रेशर है, जो ज्यादा बर्दाश्त कर लेगा उसके लिए मेरे ख्याल में रास्ता निकल आएगा। लेकिन अच्छाई इसी में है कि दोनों जल्दी आगे बढ़े और जल्दी अपने अपने मुल्की मफादात को सामने रखते हुए एक सॉवरेन कंट्री का जो स्टेटस है ईरान का, उसको मुतासर किए बगैर एक अच्छा एग्रीमेंट जो है उसको फाइनलाइज करने की कोशिश करें। अच्छा एग्रीमेंट फाइनलाइज करने की कोशिश करें। नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम ने। अबसार आलम साहब, कहिएगा, इस्लामाबाद में तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं, दोनों वफूद का इंतजार भी किया जा रहा है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बुध की रात शुरू होने का इम्कान है। ट्रंप तो अब इल्ज़ामात पर उतर आए हैं, ऐसा लग रहा है। कह रहे हैं कि ईरान जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम है। क्या कहेंगे आप? दोनों वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे इल्ज़ामात की जंग है। दूसरी जानिब ईरान भी कहता है कि जंग का इंतखाब करना पड़ा तो हम करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं? जो इतलात है उसके मुताबिक तो मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं। डिले हो रहा है और उसमें जाहिर है दोनों तरफ के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम कब तक रिजॉल्व होते हैं उसके बारे में कुछ भी कहना मेरा ख्याल है कबल वक्त होगा, और बगैर किसी सॉलिड इन्फॉर्मेशन के कुछ कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी अहम है अमेरिका के उसमें रेफरेंस में, जो नदीम मलिक साहब अभी कह रहे थे कि उनके जो UAE के ट्रेजरी बॉन्ड हैं, अभी जो ट्रंप की बात हो रही है इस वक्त CNBC से जब आप कर रहे हैं, तभी भी वो इंटरव्यू मुसलसल अभी चल रहा है। तो उसमें उनसे ये सवाल हुआ है कि UAE ने जो अपने पैसे वापस मांगे हैं, ट्रंप से उन्होंने कहा है कि अगर पैसे वापस मांगे हैं तो आप देंगे। तो ट्रंप ने उसका बड़ा लंबा जवाब दिया, जिसमें उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि UAE हमारा बड़ा अच्छा इत्तेहादी है और बड़े पैसे हैं उसके पास, और पिछले साल ही उसने $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया था। आप पैसे वापस मांग रहा है तो दे देंगे हम। ये तो उन्होंने कहा है कि दे देंगे, लेकिन वो देना जिस तरीके से उन्होंने कहा है दे देंगे, तो अमेरिका के लिए वाकई बड़ा मुश्किल है इस वक्त कि पैसे वापस करना, और फिर उनकी इकोनॉमी पर जो प्रेशर आएगा उसके साथ साथ सऊदी अरबिया को जो कैश की कमी है इस वक्त, और वो भी इसी रास्ते पे चल रहा है जो UAE का रास्ता है। तो अमेरिका के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर है, और अगर $2 उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिए अपने, तो आप सोचें अमेरिका के पास क्या रहेगा फिर। और फिर उसमें उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो पहले ही खराब हो रही है, ऑयल की प्राइसेस वहाँ बढ़ रही हैं। अगर
चीन के साथ उन्होंने डायरेक्ट तिजारत शुरू कर दी युआन में या किसी और करेंसी में, इन ममालिक ने, ज़ाहिर है इनके पास भी पैसे तो इनको भी चाहिए अब, तो फिर ये सिचुएशन मजीद खराब होगी और उससे बचना चाह रहे हैं। और ये अगर और 1-2 महीने गुजर गए तो इंतखाबात जो अमेरिका में आ रहे हैं नवंबर में, उसमें रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगी, तो बड़ी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं ट्रंप की, लेकिन वहाँ जो लॉबी है इसराइल की वो बड़ी स्ट्रांग है और वो उसको हिलने नहीं दे रही, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है। मसला ये है कि ईरान किस हद तक इस चीज़ को तैयार है मानने पे और एग्री करने पे, और ईरान के अंदर जो ग्रुप बंदी है उसमें वो किसी कंसेंसस पे कब पहुंचते हैं, और जब वो पहुंचेंगे तब ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद के शुरू हो जाएंगे। जब तक वो इख्तिलाफात है, ईरान का वक्त के आने में डिले है, अमेरिका के वक्त के आने में डिले नहीं। बिल्कुल अफसार साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो उनके अंदर इख्तलाफात हैं ईरान के अंदर, उनको भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। किरण, आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले मलिक साहब आपसे मेरा सवाल ये कि अगर स्पेसिफिकली ईरान की अंदरूनी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे पूछूँ कि पॉलिटिकल सोच उनकी ये है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन पासदारान इनकलाब इसके अगेंस्ट हमें नज़र आते हैं, इससे इनकारी नज़र आते हैं, तो ये जो एक अंदरूनी इख्तलाफ है, क्या ये टेबल पे बैठने की इजाज़त देगा उन्हें, या फिर पहले अंदरूनी इख्तलाफ को हल करने में वक्त लगेगा और फिर मेज़ पर आएंगे? वक्त सामने रखनी चाहिए। एक अमेरिका का इंटरनल इशू है जो ये डॉलर वाला मामला है, डॉलर अगर उनके हाथ से निकलता है तो सीरियस क्राइसिस है। ईरान के अंदर इशू ये है कि आयतुल्लाह अली खामेनाई के नीचे ईरानियन जो पासदारान इंकलाब है वो सारे मुतहब थे, उनका आखिरी जो भी कहा हुआ हुक्म होता था वो हरफ आखिर होता था, उसको वो क्वेश्चन नहीं करते थे। अभी वहाँ जो नई चेन ऑफ कमांड है वो आई थिंक फुली इन प्लेस नहीं है। मुश्तबा साहब की सेहत कैसी है हम बहुत अच्छे से नहीं जानते। पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ बहुत पावरफुल पोजीशन में नहीं है। उनके प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान भी हों, बड़े रिजनेबल लोग हैं, कालीबाफ हैं, अब्बास कराची हैं, वो डील करने के लिए आगे आते हैं। तो जो ट्रंप के बयानात हैं वो जल्दी पे तेल का काम करते हैं। ट्रंप साहब का ट्विटर अकाउंट कुछ दिन के लिए, अगर 2-4 रोज के लिए बंद कर दिया जाए ना, हमारे वो आप पारा वालों के हाथ में दें ट्रंप साहब को, तो उनका ट्विटर अकाउंट 4 दिन के लिए बंद कर दें तो मामला बेहतर जल्दी से बढ़ जाएंगे। तो ये एक इशू है वहाँ पे। IRGC किसी ऐसी डील के ऊपर आमादा नहीं होगी जिससे ये लगे कि ईरान सरेंडर कर रहा है, तो एक ऑनरेबल वे होना चाहिए डील करने का, ह्यूमिलिएशन वाला तरीका नहीं होना चाहिए। लेकिन एक इंटरनल प्रेशर अमेरिका के अंदर है और वो इंटरनल प्रेशर है डॉलर। और अगर डॉलर, ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो पेट्रो डॉलर जो सारा बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर वो डॉलर को छोड़ के चाइनीज करेंसी से ट्रेड करना शुरू कर देती हैं तो अमेरिका की मौत का आगाज हो जाएगा उस दिन, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है अपने डॉलर के बायस। डॉलर इसका रिजर्व करेंसी के तौर पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। तो अगर डॉलर से यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से दुनिया पैसा निकालती है, यहाँ जो तेल की तिजारत है उसके लिए चाइनीज करेंसी इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, तो अमेरिका का डाउनफॉल किसी जंग के बगैर वैसे ही शुरू हो जाएगा। इनको अपने बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए अभी तो कहीं जाना नहीं पड़ता, डॉलर उनकी अपनी करेंसी है। अगर इनको बोरो करने के लिए अदर करेंसी दुनिया में जाना पड़ा तो जो हमारे रुपए का हाल है वो इनके साथ भी होगा। तो दे शुड बी रेडी फॉर दिस। अगर जल्दी डील नहीं करते तो सिर्फ ईरान को नुकसान नहीं है, अमेरिका को उससे ज्यादा नुकसान है। नदीम मलिक साहब, आप साथ ही रहिएगा। किरण नाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, आप कहिएगा, आप यकीनन काफ़ी टाइम से इस मामले पर तज्ज़िये भी ले रही हैं। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि डील ना हुई तो सीज़ फायर में तोसी का कोई इम्कान नहीं है। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का भी कह दिया है, जंग का इंतखाब करना पड़ा वो भी करेंगे। ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है और ट्रंप की जानिब से तो ऐसा लग रहा है जैसे धमकियाँ ही दी जा रही हैं। तो आप क्या समझती हैं आगे क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले तो ये कि ये जो इस वक्त सारा सिनेरियो बना हुआ है, ये आसाब की जंग चल रही है और बाकी जंगों में जो उससे पहले 40 दिन तक होती रही, उसमें जो कुछ अमेरिका ने ईरान के साथ किया, वो कोई भी अपनी विक्ट्री क्लेम करे, लेकिन यहाँ आसाब की जंग में ईरान की इस वक्त बढ़तरी और फतह ऐसे नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आप जितने भी स्टेटमेंट्स देखिए पिछले 4 दिन से, वो जिस तरह से अपने ही मीडिया को घुमा रहे हैं, अपने ही मीडिया को बताते हैं कि कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब निकल रहे हैं, जेडी वैन्स आ रहे हैं या वो खुद आ रहे हैं या वो कितने दिन के बाद मामलात सॉर्ट आउट होंगे, मामलात को देखेंगे और फिर आएंगे। और आज भी अभी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिस तरह का स्टेटमेंट उनका सामने आया, आर्म ट्विस्टिंग उनकी जानिब से की जा रही है और वो ये समझ रहे हैं कि जो ब्लॉकेड उनकी तरफ से किया गया है आबनाए हुर्मुज़ पर, उसके बाद शायद वो एक अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही बात में ये कॉन्ट्रोडक्शन मौजूद है कि जब सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद जब मुज़ाकरात की टेबल पर आने की बात हुई, उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ से जो कंट्रोल था
उसको हटाने की बात की, आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की, मुकम्मल तौर पर खोलने की बात की, और जब ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया तो उन्होंने अपना ब्लॉकेड लगा दिया, और अब उस ब्लॉकेड के ऊपर वो कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं तो उस ब्लॉकेड को कंटिन्यू करेंगे, और वो समझते हैं कि इस ब्लॉकेड के साथ वो किसी मजबूत पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन इन माय ओपिनियन, और जो कुछ डिस्कस हो रहा है, जो ईरानियन साइड से लोगों से बात हो रही है, या जो पाकिस्तान में लोग इस सारे मामले को, इस सिनेरियो को बहुत ही कीनली देख रहे हैं, वो ये समझते हैं कि गालिबन ईरान इस वक्त उस पोजीशन में है कि कल अभी बहुत ही थोड़ा सा वक्त रह गया है कि ये जो हमारे पास डेडलाइन है सीज फायर की, वो कल खत्म हो जाएगी। तो ईरान गालिबन ये चाहता है कि मजीद, क्योंकि जिस तरह की आर्म ट्विस्टिंग ईरान की जा रही है, जिस तरह से ईरान को डराया धमकाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो डील हमने आपको पेश कर दी है, यही अजीम डील है, यही बड़ी डील है, बस इसी के ऊपर ही आपने फाइनल करना है। लेकिन ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को अपने मुल्क से किसी और मुल्क में ट्रांसफर करने पर कभी भी रेडी नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। उनके जो अपने पॉइंट्स है वो अपने पॉइंट्स के साथ ही चलेगा। ये जरूर हो सकता है कि दोनों जो वफूद एंड डेलीगेशन है वो दो स्टेप्स पीछे हटें और फिर उसके बाद बात हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अमेरिका जो अपनी पूरी की पूरी डील उनके सामने रखे, अपने पॉइंट्स रखे और उस पर अपना फेस सेविंग लेकर वहां से चला जाए। तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है वो आसाबी जंग चल रही है। ये जाना तो है, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होना तो है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी देखिए कि जो वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी और लबनान का उसमें तस्करा जरूर किया गया था, तो लबनान के हवाले से लबनान और इजराइल का जो दूसरा दौर होना है मुज़ाकरात का, वो भी यूएसए, अमेरिका, जुमेरात को होस्ट करने जा रहा है। तो हमें जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं उससे तो नजर आ रहा है कि दूसरा दौर मुज़ाकरात का होना है, दोबारा बातचीत होनी है, दोनों ने दोबारा बैठना है, ग्राउंड पर काम हो रहा है। लेकिन आर्म ट्विस्टिंग जो दोनों तरफ से हो रही है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान उनको जवाब दे रहा है। ईरान ने अपनी बड़ी एक वाजी पोजीशन ली हुई है। तो ये सिर्फ हालात उस तरफ जा रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पर हों और दोनों एक अच्छी डील लेकर उठें। इससे पहले तक ये आसाबी जंग है, और जब तक जेडी वैंस वहां से अपनी मीडिया से बात करने के बाद पाकिस्तान में उनका जहाज उतर नहीं जाता, ये तब तक बातें चलती रहेंगी। अब एक बात और मैं इंपॉर्टेंट इसमें करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन हमने कल से देखी, बहुत सारे हमारे ही सहाफियों ने इंटरनेशनल मीडिया को कोट किया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सहाफियों का किरदार नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया ही बता रहा था कि जेडी वैंस निकल चुके हैं, या शायद 1 घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, या 6 घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो जो यूएसए प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनके निकलने के जो एसओपीज होते हैं, उस एसओपी में जो उनका एक साथ प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में ये जरूर है, आपने देखा भी इन पास्ट में भी, और होता भी यही आया है कि जब भी ये सदूर ट्रैवल करते हैं तो उससे पहले ही अपने मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जिस वक्त हम देखेंगे कि जेडी वैंस अपने मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तब हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं, और फिर वो पाकिस्तान पहुंचेंगे एंड देन मुज़ाकरात होंगे। ठीक, इंशाल्लाह। और किरण, उम्मीद ये कि मुज़ाकरात अच्छे हों, नतीजा खेस हों, और ये जो उसका नतीजा हो ये मुस्तकबिल में सबके लिए एक अच्छी उम्मीद की किरण बन के आए। अबसार साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अभी जो अमरीकी सदर ने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बड़ी एक खुद साख्ता जीत का, मैं कहूँगी, कि ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा तेहरान से बेहतरीन अंदाज में हम निमट रहे हैं, ईरान की नाकाबंदी बहुत कामयाब रही, आप इसे रजीम चेंज कहें या कोई और नाम दें, लेकिन मैंने ये कर दिखाया। हालांकि वो कह रहे हैं कि रजीम चेंज करना मेरा दावा नहीं था, मगर फिर भी मैंने ये कर दिया है। तो वो एक खुद साख्ता जीत का पहले ऐलान कर देना कि जी हम तो जीत गए हैं और हमने फलाने हदफ को जो है वो सेट किए थे, ये सब गोल्स हमने अचीव कर लिए हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि अमरीकी सदर को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है इस पूरी जंग में। उनका प्रेशर, फिर पॉज, फिर प्रेशर। अब इस स्ट्रेटेजी से अब आगे उन्हें निकल जाना चाहिए। मैं देखें, मेरी या आपकी बातें प्रेसिडेंट ट्रंप सुन नहीं रहे, अगर वो सुन रहे हों तो शायद हमारे मशवरे पे अमल भी कर रहे हैं। सुन लें। वो सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, और आप अगर जंग अज़ीम दोम से लेके अब तक देखें, कोई ऐसी जंग है जो अमेरिका हारा है? सुपर पावर है ना, इसलिए वो हर जंग में कह देता है कि वो वर्ल्ड वॉर उन्होंने जीती, वो तो चले जेन्युइनली जीती, कोरियन वॉर उन्होंने जीती, वियतनाम वॉर उन्होंने जीती, जितनी सेंट्रल अमेरिका में जितनी वॉर्स हुई वो उन्होंने जीती, अफगान वॉर उन्होंने जीती, तो इराक वॉर उन्होंने 2 दफा जीती। वो यही कहेंगे कि हमने जंग जीत ली, और ये जाहिर है इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। सुपर पावर कैसे कह सकते हैं मैंने जंग नहीं जीती? और उसमें से मकासद अपने तय कर लेना और उनको अचीव कर लेना खुद ही, फिर उनको बदल लेना गोल पोस्ट को। तो उनका नैरेटिव इतना स्ट्रांग है, उनका मीडिया इतना स्ट्रांग है कि वो जो कुछ कहते हैं, अभी किरण नाज उनके मीडिया को कोट कर रही थी, हम सब लोग उनके मीडिया को कोट करते हैं, हालांकि वो मीडिया बिल्कुल उस अपनी जो उनकी इंपीरियल स्टेट है उसके मुताबिक चलता है। और
वो कभी नहीं कहेगा अमेरिका ने इराक वॉर हारी या अफगानिस्तान वॉर हारी या वियतनाम वॉर हारी। तो इसलिए अब ईरान में भी वो कहेंगे यही, और ईरान भी यही कहेगा। देखें, गैर जानिबदारी से देखें तो ईरान को उन्होंने उस पर कब्जा करना था और वहाँ पे किसी और को ला के बिठाना था हुकूमत को, वो नहीं कर सके। तो ये तो उनकी शिकस्त है ना। आप उनकी बिल्डिंगें तबाह कर दी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, उनके लीडरशिप मार दी। तो ये तो जंग में होता है। इसके बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ये ईरान की जीत है, जिसको पूरी दुनिया मान रही है। इसीलिए तो अमेरिका मुज़ाकरात पे आ रहा है, वरना वेनेजुएला में जब उसने किया अमेरिका ने जो कुछ 1 महीना पहले 2 महीने पहले किया था ना ईरान से, जी। तो वहाँ तो कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, वहाँ तो कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं गया। तो यहाँ वो जंग नहीं जीत रहे तो ये मुज़ाकरात में आ रहे हैं ना, लेकिन वो मानेंगे नहीं। ये उनका नैरेटिव है। मानेंगे तो फिर तो जाहिर है गेम ही खत्म हो गया। फिर तो वो ना इलेक्शन जीत सकेंगे ना अपनी सदारत में रह सकेंगे। तो मानेंगे वो कभी भी नहीं, ये सोच लें आप। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए उनको एग्जिट पॉइंट भी लेना है। किरनास, आपकी जानिब बढ़ूंगी। तमाम खलीजी ममालिक जो हैं आबनाए हुर्मुज़ के हल के बहरान के लिए जिम्मेदारी सिर्फ एक मुल्क की नहीं होती, तमाम जो मुल्क हैं उनकी होती है। तमाम खलीजी ममालिक की बात कर लें, रोज़ाना की बुनियाद पर ये हमें रिपोर्ट भी होता है कि मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के साथ राब्ते में है। खलीजी ममालिक का क्या किरदार है इसमें? जी देखें, इस वक्त खलीजी ममालिक और स्पेशली मिडिल ईस्ट की आप बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट में यहाँ पर तमाम के तमाम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया ही इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुतासर हो रही है। और अल्लाह ना करे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है, अगर सीज फायर कल खत्म होता है और सीज फायर फिर आगे नहीं बढ़ता और हम अगेन 28 फरवरी वाली पोजीशन पर जाते हैं, तो ये सारी दुनिया को हिट कर रहा है। तो जब पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान पीस प्रोसेस के लिए गया, तो फिर बाकी तमाम ममालिक ने भी अपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट इसमें शो की। बाकी तमाम ममालिक भी इसके अंदर आए कि वो भी इसी तरह से चाहते हैं कि किसी तरह ये सारा जो मामला है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये खत्म हो, पीस प्रोसेस आगे बढ़े। इसी की हमने कंटिन्यूशन में देखा कि वज़राए खारजा का किस तरह से पहले इजलास पाकिस्तान में हुआ, फिर उसके बाद वजीर आजम ने जिस तरह के दौरे किए, कतर गए, सऊदी अरब गए, हमने देखा कि तुर्की गए, फिर फील्ड मार्शल उन्हें हमने देखा वो ईरान गए। तो हमारी तरफ से और बाकी दीगर कंट्रीज की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये पीस प्रोसेस आगे बढ़े, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर ये पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता, इसमें किसी भी तरह से रुकावट आती है और खुदा ना खास्ता अगर हम पुरानी वाली सिचुएशन पर जाते हैं, दो ये बात हो रही है कि शायद मामला उस तरफ दोबारा ना जाए, लेकिन अगर आप वर्स्ट पे जाइए, वर्स्ट पे सोचिए और अगर उस तरफ जाता है मामला, तो फिर दुनिया किस तबाही की तरफ जाएगी, कितने नुकसानात होंगे, इकोनॉमी को कितनी ज्यादा हिट करेगा, किस लेवल की परेशानी होगी। और इसमें एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पीस प्रोसेस हो रहा है, इसकी जो कॉस्ट है, इस पीस प्रोसेस की कॉस्ट वो बिलउमूम सारा पाकिस्तान और बिलखुसूस इस्लामाबाद का एक एक शहरी, एक एक शख्स इस कॉस्ट को पे कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर जब से ये सिचुएशन पैदा हुई है, जब से हमें पता चला है कि राउंड 2.0 इस्लामाबाद टॉक्स के होने जा रहे हैं, उस वक्त से यहाँ पर कंप्लीटली तैयारियां की हुई हैं। यहाँ पर कारोबार बंद है, यहाँ पर स्कूल्स बंद हैं, यहाँ पर लोग अपनी डेली एक्टिविटीज को नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रेड जोन्स को बंद किया हुआ है। तो पाकिस्तान का एक एक शहरी जो है वो इसकी कॉस्ट को पे कर रहा है। तो हमें ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए और होपफुल होना चाहिए कि जितनी भी पोस्टरिंग हो रही है, जितनी भी जेस्टरिंग हो रही है दोनों तरफ से, लेकिन उसके बाद भी मामलात इंशाल्लाह टेबल पर ही हल होंगे। और इसमें जो खलीजी ममालिक का सवाल आपने किया, तो वो डेफिनेटली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, शायद एक आधे मुल्क को छोड़ के। बाकी तमाम लोग अपना रोल इस तरह से प्ले कर रहे हैं क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि इकोनॉमी बेहतर हो, अमन हो, और अमन बेहतर होगा तो फिर ही ये जो माशी तबाही का सामना सबको करना पड़ा है, इसमें बेहतरी आएगी। बिल्कुल किरण, और गल्फ ने इससे बड़ा नुकसान भी उठा लिया और वो सबके सामने भी। अब सार साहब, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर को याद करें, जब वो पहले प्रेसिडेंट बींगा प्रेसिडेंट आए थे वो, तो उन्होंने आते साथ एक ट्वीट किया था न्यू ईयर पे और कहा था कि पाकिस्तानियों ने हमें बड़ा चूना लगा दिया, हमने जो रकम इन्हें दी है या इन्होंने जो हमसे पैसा खाया वो हमने इनसे वापस लेना। और बहुत बार उन्होंने कहा जी कि डू मोर का मुतालबा भी हमसे किया। ऑल ऑफ सडन उनका माइंड शिफ्ट हो जाता है, पाकिस्तान पे इतना ट्रस्ट हो जाता है। पूरे खित्ते में पाकिस्तान ही उन्हें क्यों लग रहा था ऐसा कि यही डील करवा सकता है? ऑल्दो हमें पता है कि इंडिया के ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रह चुके हैं, तो इंडिया को उन्होंने क्यों चूज नहीं किया? रशिया या चाइना की तो समझ आती है, पाकिस्तान पे इतना फोकस क्यों था डोनाल्ड ट्रंप का? जी अफसार साहब। सॉरी, मैं देखें ट्रंप के पहले और दूसरे दौर में बहुत फर्क है। पहले दौर में सिचुएशन और थी, हमारी पाकिस्तान की सिचुएशन और थी, पाकिस्तान में हुकूमत और थी,
और उसका अंदाज़े हुकूमत मुख्तलिफ था। लेकिन जब दूसरा दौर ट्रंप का शुरू हुआ तो आपको याद होगा कि हाँ, एक बहुत वांटेड टेररिस्ट था, पाकिस्तान ने वो पकड़ के उनको दिया। उसके बाद से ट्रंप ने सिर्फ एक मुल्क का अपनी जो इनॉग्रल स्पीच थी उसमें एक मुल्क का जिक्र किया, वो पाकिस्तान था। तो एक तो सिग्नल वहां से मिला कि पाकिस्तान के साथ शायद वो इस दौर में बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाहता है। लेकिन असल जो पाकिस्तान का आप समझें कि रोल बेहतर हुआ है पूरी दुनिया में, ये टर्निंग वो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट था मई 2025 में, जब इंडिया के साथ जंग हुई और जब सारे हमको कह रहे थे कि आपने उनके 6 तैयारे तो गिरा लिए हैं, अब आप उनको जवाबी हमला ना करें, क्योंकि जवाब देना हमारा हक था यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक। तो वो तमाम ममालिक, इवन जेडी वैंस ने फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को ये बात कही कि आप ये ना करें, तो लेकिन इनकार कर दिया गया कि नहीं, हमने जवाब देना है। तो इंडिया को जो हमने जवाब दिया और उसके बाद जो इंडिया ने सीज फायर की दरख्वास्त की, उससे पाकिस्तान की जो पोजीशन थी, पाकिस्तान का जो इमेज था, वो बदल गया है पूरी दुनिया में तब से। और फिर पाकिस्तान की जब मिलिट्री का ये इमेज बेहतर हुआ, सिक्योरिटी का, तो जाहिर है उसमें एक अपॉर्चुनिटी आई जून में, उसके 1 महीने बाद जून में ईरान पे हमला हुआ। उस दौरान पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल की जो मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में, लंच जो 1-on-1 हुआ, कहते हैं तारीख में प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने किसी आर्मी चीफ के साथ ऐसे 1-on-1 लंच नहीं किया। उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को एहसास हुआ कि हु इज ही डीलिंग विद। तो मेरा ख्याल है कि ये वो 2-1 महीने जो थे उसमें सारी चीजें बदली हैं। और फिर उसके बाद पाकिस्तान, कहते हैं ना कि पाकिस्तान नेवर लुक बैक, पाकिस्तान ने सोचा कि हमें मौका एक मिला है अपने मुल्क की सिचुएशन और इसकी स्टैंडिंग बेहतर करने का, तो हम इससे फायदा उठाएं। और फिर उन्होंने उठाया। फिर ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, ये तीनों खास तौर पर, उनके साथ पूरा इनका स्टाफ जो है, इनके कुछ लोग हैं, फॉरेन ऑफिस के बहुत सारे लोग हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, बहुत काम हुआ है पिछले 1 साल में। अगर आप देखें 1 साल से भी कम टाइम हुआ है, तो उसमें पाकिस्तान ने जितनी डिप्लोमेसी की है, अपनी पोजीशन को जितना स्ट्रेंथन किया है और जिस तरीके से बात की है। देखें, इस जंग के दौरान जब हमें इतने मसाइल हैं, यूएई ने हमसे अपने पैसे मांगे, हमने वापस कर दिए। इट शोज कॉन्फिडेंस कि आप आपके घर पे मुसीबत आई हो, आपका हमसाया आपसे अपना कर्ज वापस मांग ले और आप दे रहे हैं। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग एटीट्यूड होता है ना, ये जाती जिंदगी में भी और कौमों की जिंदगी में भी बड़ा जरूरी होता है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो उससे, और फिर उसके अलावा पाकिस्तान ने सिर्फ गैरत नहीं दिखाई, स्मार्टनेस भी दिखाई है। जो क्रिप्टो करेंसी में स्टीव विटकॉफ की कंपनी है, फिर जेरेड कुशनर भी उसमें वो काम करता है। पाकिस्तान ने उसमें बहुत काम किया। पाकिस्तान ने लॉबिंग की सही तरीके से, ट्रंप के मिजाज को समझा। लोग बातें करते हैं जी ट्रंप ऐसा है, ट्रंप ऐसा है, पाकिस्तान उसकी इतनी तारीफें को, भाई अपने पाकिस्तान के मफाद के लिए अगर हम उसकी जो भी उसकी, मैं वीकनेस नहीं कहूँगा, मुनासिब नहीं लगता, अनडिप्लोमेटिक वर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी भी मुल्क को शीशे में उतार सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं आप अपने मौक़िफ़ पर किसी भी तरीके से, तो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग। और उसमें कोई इतनी अनएथिकल बात भी नहीं है कि आपने नोबेल पीस प्राइज के लिए उसको नॉमिनेट किया। उस वक्त तक तो इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पे हमला नहीं किया था जब पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था उनको। पाकिस्तान ने तो अपनी मई की जंग के बाद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जंग रुकवाई है। उस पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनना पड़ा। लेकिन वो पाकिस्तान का वो एक कार्ड ऐसा था जो ट्रंप जैसे शख्स के लिए, अब आप उसकी जगह किसी और को रखे, हो सकता है उसे ये चीज बहुत अच्छी ना लगे, ट्रंप को बहुत अच्छा लगा। एंड ट्रंप इज प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर। आप हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, और सुपर पावर की जो उनका मुल्क है, जितनी उनकी फौज है, जितने उनके रिसोर्सेज हैं, वो उसके हुक्म पे चलते हैं। चाहे आप उन्हें कहें कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो अकल नहीं है, वो फलाना है, वो एक मुल्क तो चला रहा है ना। वो हमले करवा रहा है दुनिया पे कई जगहों पे, वो तिजारत बंद कर रहा है, वो टैरिफ लगा रहा है, तो उसके पास पावर है। जिसके पास पावर है उसको आप अगर मैनेज कर रहे हैं किसी तरीके से, जबकि हम इतने छोटे मुल्क हैं, या दुनिया के बड़े मुल्क नाकाम हो गए उसको मैनेज करने में, और हमने मैनेज किया, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान ने अच्छा खेला।
मैं समझता हूँ अच्छा खेला है, अपने नेशनल इंटरेस्ट में खेला है। और सबसे जो बड़ा फर्क है कि किसी भी जंग का हिस्सा बने बगैर, माजी में पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की जंग का हिस्सा बना, तब पाकिस्तान का वहाँ पे इमेज बेहतर हुआ। इस बार जंग का हिस्सा बने बगैर हमने अपना इमेज और अपनी जो अपना जो वजन है वो हमने शो किया, विच आई थिंक इज अ ग्रेट सक्सेस। बिल्कुल, यकीनन पहले पाकिस्तान को दहशतगर्द के लेंस से देखा जाता था। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया इस वक्त तारीफ़ कर रही है। आबिद लतीफ़ तज्ज़ियाकार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हारिस साहब, कहिएगा, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, बस ईरानी और अमरीकी वफूद की जो उनका इंतज़ार किया जा रहा है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बुध की रात शुरू होने का इम्कान भी बताया जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि ट्रंप की जानिब से मुसलसल ये धमकियां ही कहेंगे हम, धमकियां ही दी जा रही हैं। तो आप क्या कहेंगे, अब इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है, क्या एनालाइज करेंगे, क्या कमेंट करना चाहेंगे? बात यह सिंपल थी कि अमेरिका भी, ट्रंप भी जंगबंदी चाहते हैं। दे आर जस्ट शोइंग, पोस्टरिंग, मसल फ्लैक्सिंग, उसके बाद ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहते यही है कि किसी तरीके से आप ईरान को डरा धमका के अपनी ज़्यादा कंसेशन ले लें, जो कि आई डोंट थिंक मुमकिन है। बात यह है कि आपको कंडीशन इन्वायरमेंट पाकिस्तान ने इतनी अच्छी अरेंज करके दी है। इतना बड़े मुल्क को जो 47 जैसी एक मिस था उसमें सामने ला के दिखा दिया पाकिस्तान की मार्शल ने, जो एक सफारतकारी की ऐसी अनप्रेसिडेंटेड। बात यह है कि अमेरिका को चाहिए कि इस वक्त अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करे। दो जो हाथ पकड़ लेने, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। अदरवाइज जिस तरह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला था, इनको जो ब्लॉकेज था वो खोल देना चाहिए, जो उन्होंने नहीं खोला। इससे फर्क नहीं पड़ रहा। देखें, ये डोमेस्टिक कन्वेंशन के लिए हैं, ये प्रेशर के लिए हैं। अदरवाइज दोनों वाले चाह रहे हैं कि खैर हो, परमानेंट हो, एक अकॉर्ड साइन हो, ताकि हमेशा के लिए इस जंग के बाद खत्म। इसको पाकिस्तान जो कारनामा किया है, और इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगा, इट इज रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक छोटे मुल्क में एक सुपर पावर के साथ बैठ किया, ईरान का तस्करा कराया, जो कि बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन क्लियर बात यह है कि दोनों वफूद आ रहे हैं, बैठेंगे इंशाल्लाह। मुझे इस पर यकीन है कि काफी हद तक मामला सेटल हो चुके हैं, और ये इसमें ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाएगा जिसमें काफी सेटल हो जाएंगे, वन और इलेक्शन जाएंगे। तो वो या तो इसी में खत्म हो जाएंगे, या बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, या एक और सेटिंग हो सकता है, यू नेवर नो। और उसमें ट्रंप खुद भी लगता है कि हमें फाइनल गार्ड बन जाएगा। आगे ही लाइक टू गेट इनसाइड हिमसेल्फ, ताकि एक क्रेडिट लें और अपने अवाम को जाके बताएंगे, देखिए मैंने एक 47 साल का जो जंग के हालात थे ईरान से, मैंने खत्म कर दिए, उनकी कैपेसिटी न्यूक्लियर खत्म कर दी है। और साथ ही सेनेट में उसका जो उनका है कांग्रेस में, हर एक को पता चले कि भी बहुत बड़ा का इनको अगले इलेक्शन में फायदा हो जाएगा, ये एडवांटेज होगा। लेकिन उनको पता है कि अब लड़ाई का कोई जगह नहीं है। लड़ाई के लिए ट्रंप इज टोटली अलोन, अकेले हैं। ना नेटो साथ है, न यूरोपियन साथ है, न खलीजी ममालिक साथ है, न कोई साथ है। इसलिए मेरे नहीं ख्याल के इस वक्त दुनिया की इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल दिया है, एनर्जी क्राइसिस में डाल दिया है। ईरान अमेरिका के अंदर जो हालात हैं इन्फ्लेशन के, ही कांट अफोर्ड एनी मोर दिस वॉर। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और एक फेस सेविंग या एक सेफ एग्जिट भी तो ट्रंप को चाहिए ना। वो शायद उन्हें लग रहा है कि जितना वो प्रेशराइज ईरान को कर सकते हैं, उतना ही अच्छे तरीके से वो फेम अपना दोबारा से गेन करेंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अमेरिका और ईरान अभी तक मुज़ाकरात के लिए हतमी वक्त का तयन नहीं कर सके हैं। बातें यही हो रही है कि जेडी वेंस वहाँ से चल पड़े हैं या पहुँच जाएंगे, या फिर ये कहा जा रहा है कि ईरानी वफ्द भी फ़ौरन जैसे ही जेडी वेंस आएंगे वो भी वहाँ से निकल पड़ेंगे। दोनों के दरमियान कोई एक टाइम फ्रेम अभी तक तय नहीं हुआ कि इस दिन इस वक्त पे मुज़ाकरात होंगे। जगह हमें पता है कि इस्लामाबाद है, लेकिन टाइम फ्रेम का तय ना होना सवाल ये खड़ा करता है कि क्या ये किसी बड़े नुक्ते पर इख्तलाफ को जाहिर कर रहा है या सिर्फ पावर प्ले का हिस्सा है? जी बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने की। देखिए जी, मुझे तो ये लग रहा है कि पता नहीं क्यों, शायद मैं कोई एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ कि कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ही यहाँ ना आ रहे हों और जहाज से उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, और वो जो उनका तरीकाकार होता है। क्योंकि अभी तक देखिए जेडी वैंस साहब जब पिछली दफा आ रहे थे तो वहाँ से उनके जहाज पे बोर्ड होने की भी पिक्चर्स आ रही थी, एयरपोर्ट से भी आ रही थी, फिर दरमियान में भी आ रही थी, और अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ जो वेट कॉफ और रेड क्रॉशनर हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, और भी अमेरिकन टीम की चीज वो आ रही है। लेकिन उसको लीड कौन करेगा? क्योंकि अगर खाली ये दोनों आ रहे हैं तो उनको, आपको तो पता है कि ईरानियन
ईरानी डेलीगेशन के साथ, सिर्फ इनके साथ नेगोशिएट करने में कंफर्टेबल नहीं है। उसको एक और उनको लीडिंग रोल पे भी कोई चाहिए जो कि उनके ख्याल में इतना ज़ायनिस्ट कलर्ड ना हो। तो एक अजीब सा जी एक मिस्ट्री है, एक अजीब सी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लेकिन जो अब्सार आलम साहब अभी बात कर रहे थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट जी। उन्होंने कहा कि पहली दफा जो पाकिस्तान है वो एज अ कहूट किसी भी अमेरिकन जो अरेंजमेंट है उसके अंदर एज अ कहूट नहीं है, बल्कि एज अ इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर जो मेडिएट करा रहा है, जो रिकंसिलिएशन करवा रहा है, जो फैसिलिटेट कर रहा है, और जिसकी नेक नियति पे और जिसके कंस्ट्रक्टिव रोल पे किसी को भी कोई वो नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो आई थिंक ये एक सी चेंज है पाकिस्तान के स्टेचर में, जो कि डिप्लोमेसी के थ्रू, जो कि पर्सनल रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर के और स्पेशली जो CDS हैं जनरल आसिम के, उनके सारी लीडरशिप के साथ, और उन्होंने पिछले कोई 3-4 दिनों में बहुत सारे लीडर से, कोई 10-15 मुल्कों के, तो उनकी बात भी हो चुकी है। तो ये जी अब इस तरह के जो हैं, देखें अब जो उनकी जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो उन्होंने जो बात की है टेलीफोनिक एक मीडिया हाउस के साथ अमेरिकन, उसमें वो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड करने के हक में नहीं हूँ और बहुत अच्छा मुआहिदा होने को जा रहा है, वेरी पॉजिटिव। साथ वो जाहिर है अब उन्होंने जाहिर है अपने फेज 7 के लिए भी बताना है कि हमने ये जंग जीत ली है, हमने ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो तबाह कर दी है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे हमारा कंट्रोल है। तो मुझे ये सारे सिग्नल्स अगर आप ये कहें तो ये तीनों स्टेटमेंट और वो आखिरी 2 स्टेटमेंट मुझे तो इस तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही हैं कि अब जो इस मामले के हल के बहुत करीब हैं, और कल आज रात को लेट नाइट या कल सुबह जो है वो जो वफूद हैं उनकी एग्जैक्ट कंटेंट का, उनकी कंपोजिशन का और उनके टाइमिंग का जो है वो ऐलान हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ से भी जाहिर है तैयारी पूरी है और सिर्फ उनका इंतजार हो रहा है। और ईरानियन डेलीगेशन जो है मेरा ख्याल है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, क्योंकि वो आई थिंक देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक तरह से जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब क्या चीज अनाउंस की जाए उनकी तरफ से। तो मुझे लगता है कि जी दैट मोमेंट विल कम अराउंड मे बी 4-5 आवर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, इस्लामाबाद में तैयारियां भी हम देख रहे हैं कि मुकम्मल कर ली गई हैं। बस हमें ईरानी और अमरीकी वफूद का इंतज़ार है कि मामलात आगे बढ़ें, मुज़ाकरात आगे बढ़ें। अब्सार आलम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि सदर ट्रम्प की जानिब से कहा गया है कि जंग बंदी में हम तोसी नहीं करना चाहते, अब से कुछ देर पहले उन्होंने गुफ्तगू की। क्या अब अगर सीज़ फायर नहीं होता तो क्या सीज़ फायर की डेट एक्सटेंड हो सकती है? जी अब्सार साहब। हारिस नवाज साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब लेके बढ़ूंगी। सदर ट्रम्प ने आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू की और उन्होंने दो टोक अल्फाज में जंग बंदी में तोसी नहीं करना चाहता, उनकी जानिब से कहा गया है। क्या आप सीज़ फायर, अगर मुकम्मल सीज़ फायर नहीं होता तो सीज़ फायर की डेट को एक्सटेंड कर लिया जाएगा? डेफिनेटली अगर कल तक इनके आपस में मामला सेटल नहीं होते हैं या ब्रॉड फ्रेमवर्क नहीं बनता और कुछ तैयारी नहीं होती है साइन करने की, तो डेफिनेटली इनकी को 1 हफ्ता 10 दिन इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये नॉट लॉजिकल कंक्लूजन। और बात थी जो करनाबी की बात करते, मुझे भी स्ट्राइक करता है कि जिसकी की बात छुपाई जा रही है और जो वहाँ से दिखाया नहीं है, यू नेवर नो प्रेजेंट डिफरेंट पर्सन, शायद वो आ रहे हैं उससे सारी निटिग्रिटी सेटल हो गई हो और आके यहाँ पर रात को लेट पहुंचे, सुबह 4-5 बजे जब बिल्कुल खामोशी होती है फॉर थर्ड रीजन and he might come और आके इसकी वजह से इंडियन डेलीगेशन का भी पता कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प इज कमिंग दैट मीन फिर उनके भी ईरान के प्रेसिडेंट उसी हिसाब से आएंगे और आगे फिर यहाँ पर डिस्कशन होगी। लेट्स सी, इट्स वी शुड कीप आवर फिंगर क्रॉस, बट वन थिंग फॉर श्योर कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जी जी पाकिस्तान में हो रहे हैं, इस्लामाबाद में हो रहे हैं और कल सुबह और इसीलिए ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान बल्कि इस्लामाबाद दोबारा से आई कैच बना हुआ है। अब ट्रम्प साहब आ रहे हैं, ये नहीं, ये वाला सवाल किरण मैं आपकी तरफ भी लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले कहाँ मुलाकात हम आपको बताते हुई है। नायब वजीर आजम इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। इसहाक डार का तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर मुसलसल
मुसलसल जोर मुज़ाकरात ही चैलेंजेस से निमटने देर पा इलाकाई अमन इस्तेहकाम का वाहिद जरिया है, इसहाक डार की जानिब से कहा गया है। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फरीकैन जंगबंदी में तौसी पर गौर करें, सिफारतकारी को मौका दिया जाए, इसहाक डार की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो खित्ते की सूरत हाल और उसी तनाजुर में एक अहम मुलाकात है। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। हम बैक टू द डिस्कशन वापस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और किरण मैं आपकी तरफ आती हूँ। जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे ना कि अमरीकी सदर ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए वैसे ही बहुत सारी राहें खोल देगा, लेकिन जो हमारी डिप्लोमेसी है उसका मुख्तलिफ अब ना सिर्फ हमसाया ममालिक बल्कि दुनिया का हर मुल्क हमें नज़र आ रहा है। हमारी डिप्लोमेसी एक तरफ, लेकिन जो अमरीकी सदर के बयानात और उनका तरीकाकार है वो इस चीज़ को किसी ना किसी हद तक मुतासिर कर देते हैं। वो एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि अमेरिका ये कर देगा अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता। तो वो अगर वाला जो एलिमेंट आता है वो ईरान को दोबारा से गुस्से में ले आता है। तो अगर वो अपना थोड़ा सा डिलीवरी का तरीका, या मैं ये कहूँगी कि अपने अल्फाज का चुनाव इस तरीके से करें कि सामने वाले को एतमाद का एहसास दिलाएं, तो ये डील बहुत अच्छी हो जाएगी और जल्द हो जाएगी। किरण, जो आपने बात की तो उसके लिए कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द डिजास्टर्स कम फ्रॉम माउथ, तो ये वो वाला सिलसिला बेसिकली है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनकी अपनी पार्टीज की तरफ से भी और उनके अपने मुल्क में बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनका जो एक्स है अकाउंट, जो मोबाइल फोन है, वो लेकर रख दिया जाए कुछ ऐसे के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो शायद मामलात में बेहतरी हो सकती है। उनकी अपनी पार्टीज के, उनके अपने ऑपोजिशन के लोगों ने जब इंटरव्यूज दिए हैं तो ये बात की है। जहां तक आप जिस खबर का तस्करा कर रही थी, मैं बेसिकली उस खबर पे पहले बात करना चाह रही हूँ, फिर मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। ये जो अभी नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब की और नेटली बेकर की जो मुलाकात हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जो बन रहा है कि एक तरफ से हमें फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, यानी यूएसए की तरफ से, कि वो हर थोड़ी देर के बाद आकर कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई आपका ट्रुथ सोशल के ऊपर कोई बयान आता है कि जिससे अंदाजा होता है कि वो चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात की टेबल पर आए, लेकिन उसके साथ साथ वो अपना एक प्रेशर टैक्टिक और अपना एक साथ साथ वो विक्ट्री साइन जो है, वो विक्ट्री फ्लैग अपना ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान बड़ा वाज़ेह पोजीशन उन्होंने ली हुई है, बड़ी क्लियर पोजीशन है कि जब तक आप हमारे ये जो एक दो मुतालबात है, यानी अबनाए फरमुज पे जो ब्लॉकेड है आपकी, वो हटा ले, तो फिर उसके बाद हम मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकते हैं। क्योंकि ईरान को भी ये नजर आ रहा है, जो इस वक्त सारी दुनिया फील कर रही है, जिसपे अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, कि एक अनसर्टिनिटी या एक फ्रस्ट्रेशन या एक वो जो धोखेबाजी वाली, जिसका ईरान ने बाकायदा वर्ड इस्तेमाल किया है कि धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो अगर ये ब्लॉकेड लिफ्ट होगा तो फिर उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। तो अभी जो इसहाक डार साहब की और नेटली बेकर की जो मुलाकात हुई है, तो उसमें बताया ये जा रहा है कि गालिबन पाकिस्तान की तरफ से अब बाकायदा तौर पर ये रिक्वेस्ट भेजी जा रही है दोनों कंट्रीज को कि ये जो सीज फायर है 14 दिन का जो कल खत्म हो रहा है, इस सीज फायर में मजीद जो है वो तौसी की जाए, ताकि उसके बाद फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और फिर बात हो और फिर मामला बढ़े आगे। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स और उनकी बातें, तो उससे देखें बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। मैं पहले भी ये बात कर रही थी कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से मुज़ाकरात की टेबल पर आए। अब आप नोट कीजिएगा महक कि इस वक्त आगे तीन बड़े इवेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सबसे पहले उनको 14 मई को चाइना को विजिट करना है। 14 मई के बाद 4 जुलाई अमेरिका का 250 साल मुकम्मल हो रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो जो अजीम बात कर रहे हैं कि अजीम कोई डील वो लेकर जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जब वो 4 जुलाई को जब अमेरिका का 250 साला दिन मनाया जा रहा हो, तो उस दिन उनके पास वो विक्ट्री मौजूद हो, वो विक्ट्री ट्रॉफी मौजूद हो जिसको वो लिफ्ट कर रहे हो। तो इस वजह से अमेरिका चाहता है कि ये बहुत तेजी के साथ मामलात आगे बढ़ें, और फिर क्योंकि इसका इम्पैक्ट, ये जो कुछ इस वक्त ईरान में कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जिस तरह का अमेरिका में आ रहा है, तो मिड टर्म इलेक्शन में जाना है इन्होंने नवंबर में, तो ये उसको भी सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अपने सारे लोगों ने जो वहां पर मौजूद हैं, उनके अपने स्टेट्स के लोगों ने उनको बताया कि हम 10-10 हजार वोट की लीड से जीतते हैं, तो हमारे लिए एक एक वोट भी इस वक्त मैटर करता है। और अभी जो डिक्रीज आ रहा है, अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं, तो वहां पर डिक्रीज 60% तक आ रहा है। तो इसीलिए वहां पर एक कियोस है, एक परेशानी है कि जल्द से जल्द इस सारे सिचुएशन से निकला जाए।
जाए, इस सारे मामले से निकला जाए, और वो क्योस और वो फ्रस्ट्रेशन आपको फिर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट में, उनकी तरफ से जिस तरह के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हो, जिस तरह के ट्रुथ सोशल पे पैगामात आ रहे हो, उससे नजर आता है। दूसरी तरफ आपको ईरान बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर नजर आता है, क्योंकि अगर आज ईरान अपनी पोजीशन से नीचे आता है और वो अमेरिका की तमाम जो अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है उस डील पे चला जाता है, देन दे हैव नथिंग टू लूज। ईरान के पास अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, जो इस वक्त बना हुआ है, उनको भी इस बारे में पता है कि अगर आज हम सारी चीजों के ऊपर मान जाते हैं तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि एक बार फिर इनके ऊपर हमला कर दिया जाए, या अगर 7, 8, 10 साल के बाद एक बार फिर उनके साथ ये सब कुछ कर दिया जाए। तो अभी जो चीज उन्होंने हासिल कर ली है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्टैंड करना था, रिटेलिएट करना था, तो वो उन्होंने स्टैंड कर लिया है। उनके मुल्क में अफरा तफरी नहीं मची, उनके मुल्क में जो रिजीम चेंज की बात हो रही थी वो नहीं हुई, उनके मुल्क में जो अंदर जो डिवाइड मौजूद है वो डिवाइड यूनिटी में बदल गया, अंदर एक यूनिटी नजर आ गई। जो ग्रुप्स मौजूद थे ईरान के अंदर वो सारे के सारे इकट्ठा हो गए, यकजा हो गए। तो जो ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने हासिल करने थे वो ऑब्जेक्टिव तो वो नहीं अचीव कर पाया। अब ईरान टाइम गेन अगर कर रहा है, अगर वो इस चीज को नहीं मान रहा कि जो भी स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, जब तक उनके पास ये वाज़ेह तौर पर सबूत मौजूद ना हो, वाज़ेह तौर पर ये बात मौजूद ना हो कि अमेरिका टेबल पर उस वक्त अमेरिका के साथ जाया जाए कि जब मामलात बिल्कुल ऐसे हों कि हम अब बैठकर बात कर सकते हैं और कोई ना कोई यहाँ पर गारंटीयर मौजूद है जो इस बात की गारंटी दे कि दोबारा ये सब कुछ नहीं होगा। फिर प्लस उनको अपनी आवाम में जाकर उनको भी फेस सेविंग चाहिए, उनको भी अपनी आवाम को बताना है कि हम जाकर अमेरिका की जो भी हमारे साथ अमेरिका जो चाह रहा था हम सब कुछ उनको देकर नहीं आ गए, बल्कि अपने मुल्क के लिए कुछ लेकर आए। तो ये टाइम गेन भी है, ये आर्म ट्विस्टिंग भी है, ये आसाब की नर्व्स की जंग भी है, और इस जंग से थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा, क्योंकि आप जानती हैं 47 इयर्स का ये कॉन्फ्लिक्ट है। जितना संजीदा नौयत का मामला है उसमें कम से कम उतना 47 साल मजीद नहीं तो कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन हम होपफुल हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक जरूर हैं कि ये हल निकलेगा, जल्दी निकलेगा। लेकिन आपकी पहली बात के ऊपर अपनी बात खत्म करूंगी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने स्टेटमेंट्स देना बंद कर दें तो मामलात जल्दी निपटते हुए दिखाई दे देंगे। यकीनन यूएसए में इलेक्शंस भी होने, इलेक्शंस की वजह से भी ट्रंप चाहते हैं कि वो इस जंग से निकल जाएं। अब्सार आलम साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। वाइट हाउस के मुताबिक ये डील आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम है ताकि खित्ता इससे मुतासिर ना हो, इस जंग से मुतासिर ना हो। अगर अमेरिका इसे तबाहकुन डील करार देकर पीछे हट जाता है तो खित्ते पर क्या असरात देख रहे हैं आप? देखिए पाकिस्तान अगर अमेरिका पीछे हट जाता है, आपका मतलब कहने क्या है कि अगर जंग बंदी नहीं होती, डील नहीं होती और जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो खित्ता तो छोड़ें, पूरी दुनिया बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएगी। और एक अब तो मैं तो नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं और जो पॉलिटिक्स के इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड वॉर 3 से दुनिया को बचाया है। तो ये सिर्फ खित्ते के लिए खतरनाक नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, ऑलरेडी खतरनाक हुआ है और पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो रही है, ऑयल गैस प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान, सबका नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि इस्लामी ममालिक के दरमियान अगर जंग चढ़ गई तो इससे अच्छा जो काम इसराइल के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसराइल चाहता ही ये है, ये सारी जंग का मकसद ही ये है मेरे ख्याल में कि इस्लामी ममालिक के दरमियान जंग करवाई जाए ताकि इसराइल का जो ख्वाब है ग्रेटर इसराइल का वो किसी तरीके से पूरा हो या उसकी तरफ बढ़े। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, पाकिस्तान देखें अपनी बिसात से बढ़ के काम कर रहा है। आपको भी और हमें भी, सबको अपनी अपनी जिंदगी में एहसास होता होगा जब हम अपनी बिसात से बढ़ के कोई काम कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, थक जाते हैं, हिम्मत नहीं होती, फिर भी कर रहे होते। तो पाकिस्तान जो कर रहा है ना, इतना ये नर्व रैकिंग है सारा काम, पूरी दुनिया में सबसे आगे जो पाकिस्तान है उसकी वजह ये है। और ये मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को जो उनका सिलेबस है उसमें ये चीज़ दाखिल करनी चाहिए कि इस्लामी ममालिक का हम खाली उम्मा का नाम ही नहीं लेते रहे सारी उम्र, हमने वाकई उनको एक बहुत बड़ी जंग से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और कर रहे हैं, और अल्लाह करे उसमें कामयाब हो जाएं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कामयाब भी हो सकती हैं, हो सकते हैं ना भी कामयाब हो, लेकिन हमने अपना फर्ज अदा कर दिया और उससे ज्यादा अदा कर दिया जितना हम पे कर्ज था। बिल्कुल। तो और अल्लाह करे कि ये इतना कामयाब हो कि जंग ना हो और ख़त्म हो जाए इसके चांसेस, वरना मैं डेफिनेटली इस्लामी ममालिक के दरमियान खुदा न खासा ऐसी जंग होगी जो पहले कभी शायद तारीख में इस तरह से नहीं हुई। और ये बहुत ही एक इस खित्ते के लिए
ज़ाहिर खत्ते में ज़्यादातर इस्लामी ममालिक ही हैं, और फिर उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, चीन भी हो सकता है, इसराइल तो डेफिनेटली है। तो फिर काफ़ी इसका फैलाव बहुत बढ़ जाएगा, और वो कहाँ तक जाएगा नोबडी नोस। अल्लाह ना करे ऐसा हो। कर्नल साहब आपकी तरफ आती हूँ। फरमाएगा कि अमरीकी सदर कह रहे हैं कि ओबामा दौर से ज़्यादा अच्छी डील में लेकर आऊँगा और ज़्यादा सख्त शराइत ईरान के ऊपर आयद होंगी। तो अमरीकी सदर की बयानबाजी तो एक तरफ, लेकिन क्या ईरान इन शराइत पे, या अगर वो सख्त कह रहे हैं कि मैं ओबामा दौर से ज़्यादा सख्त शराइत लेकर आऊँगा, तो क्या सवाल तो ये उठता है कि क्या ईरान राज़ी हो जाएगा इतनी आसानी से? और अगर वो राज़ी होगा तभी तो टेबल टॉक होगी। जी देखें, ईरान का जैसे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा जी। ईरान जाहिर है कुछ बैक चैनल्स पे तो ज़रूर बहुत कुछ चल रहा है, और ईरान बात यह है कि अमेरिका क्या ऑफर करेगा जी। अच्छा, जब हम डिस्कस करते हैं जी, तो आप प्रेसिडेंट ट्रम्प को इतना मार्जिन जरूर दें कि उन्होंने 1.5 साल जो है एक रियलिटी शो चलाया है, और रियलिटी शो में होता यही है कि थोड़ा सा टैप करना, थोड़ी सी धमकी, थोड़ा सा डराना, वही उनकी पर्सनैलिटी पे एक पक्की छाप है। और फिर वो खुद कहते हैं कि मैं तो प्रॉपर्टी डील्स करता हूँ, एंड आई एम अ गुड डील मेकर। तो डील मेकिंग में भी यही होता है। जी। तो दूसरी बात यह है कि देखें, ये मुझे नहीं लगता कि जो ईरान का जो कंसर्न है कि इस दफा फिर अमेरिका जो है वो अपने जो कॉन्फिडेंस का फुकदान है ईरान को अमेरिका के ऊपर के फिर वो और बिल्कुल ये ईरान ने, आबिद साहब कथा कलामी की माजरत, वक्त की थोड़ी सी कमी है, ये ईरान ने बारहा कहा है कि हम अब अमेरिका पे एतमाद नहीं कर सकते, और इसीलिए पहले ये बात की गई थी कि हमें कोई गारंटियर चाहिए, कोई एक मुल्क एज अ गारंटियर सामने और कहे कि अच्छा अगर ईरान या अमेरिका ये कह रहे हैं और अमेरिका इन चीज़ों पर आमादा होगा और इसको लॉन्ग टर्म लेके भी चलेगा। अफसार साहब आपका शुक्रिया, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया, हारिस नवाज साहब का शुक्रिया, किरण आपका भी शुक्रिया, मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, आप सबका बेहद शुक्रिया।